हाँ सत्यम बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि कैलकुलेटर का टाइप 2 अवेलेबल है, मतलब अमेजोन वगैरह पे, तो ले सकते हैं उसी मॉडल का। वो बाद में बात करना क्लास के। एनालिसिस ऐसे सर्किट्स की बात करें तो देखो बेटा, अपन ने अभी तक आज अपना लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और इससे पहले क्या क्या देख लिया एक बार उसको क्विक रिवाइज करते हैं। तो उसकी बात करें तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले हमने प्योर रजिस्टर की कैटेगरी देखी। फर्स्ट वन वी सीन प्योर रजिस्टर को अपन ने देखा। प्योर रजिस्टर के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टर, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज, दैट इज दोनों का सेम पर्टिकुलर एंगल पे स्टार्ट होंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैक्सिमम वैल्यू रीच करेंगे, सेम वैल्यू पे जीरो रीच करेंगे, नेगेटिव वेव फॉर्म पे जाएंगे। मींस फेज एंगल कितना? जीरो। फेज एंगल जीरो मींस इन द केस ऑफ प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। पावर फैक्टर कितना होगा इसका? यूनिटी पावर फैक्टर। फिर अगर हम बात करते हैं इंडक्टर के केस की, तो इंडक्टर के केस में हमने ऑब्जर्व किया कि इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर, when we connect only single inductor across the AC supply of voltage, then we observe the current lag with the voltage at the angle of 90 degree। ध्यान रखना, इंडक्टर के केस में करंट हमेशा लैग करेगा 90 डिग्री विद द वोल्टेज। आप बोल सकते हैं वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा करंट से, या करंट लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos 90 जीरो, तो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। फिर बात करें प्योर कैपेसिटर के केस में, इन द केस ऑफ द प्योर कैपेसिटर हमने ऑब्जर्व किया था, इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर द कैपेसिटिव करंट विल लीड विद द वोल्टेज एट 90 डिग्री। इन द केस ऑफ रजिस्टर सेम फेज एंगल, इंडक्टर करंट लैग विद द 90 डिग्री, कैपेसिटर करंट लीड विद द 90 डिग्री। इसका अपन ने पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर देन हम बात करें आरएल सर्किट के लिए, तो लास्ट क्लास में अपने आरएल देखा था। आरएल सर्किट में हमने क्या ऑब्जर्व किया था? इन द केस ऑफ द आरएल सर्किट द रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है। व्हेन द रजिस्टर इंडक्टर कंबाइंड इफेक्ट अगर शो कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में फेजर डायग्राम कैसे ऑब्टेंड हो रहा था कि मुझे लैगिंग करंट क्या है? लैग करता हुआ शो हो रहा था। यहाँ पे देखो करंट जो है वो इस नेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज से करंट मेरे पास लैग कर रहा है। इस नेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज से मेरे पास करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितने एंगल पे? 5 एंगल पे। मींस लैगिंग नेचर ही ऑब्टेंड होगा इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर। और अगर हम बात करें कैपेसिटर की केस में, जब मैंने आर और सी को सीरीज में कनेक्ट किया, व्हेन द आर और सी कनेक्ट इन द सीरीज, व्हेन द आर एंड सी कनेक्ट इन द सीरीज, उस केस में मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा c। और इस केस में पावर फैक्टर की अगर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम ने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास करंट है आई, वो वोल्टेज की कंपैरिजन में लीड कर रहा है। कितना एंगल पे? 5 डिग्री पे लीड कर रहा है। दैट मीन्स हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल कॉम्बिनेशन और आरसी कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 37 को। पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे अपन इन दोनों का। लेक्चर नंबर 37 कितने केसेस हो गए? 3 4 5 6 केस स्टार्ट कर रहे हैं। 6 केस स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन रजिस्टर, 6 केस है व्हेन रजिस्टर एंड इंडक्टर इन पैरेलल, एंड इंडक्टर व्हेन रजिस्टर एंड इंडक्टर इन पैरेलल। 6 केस अपन ले रहे हैं जब रजिस्टर को इंडक्टर को अपन क्या करेंगे? पैरेलल कनेक्ट कर देंगे किसी सप्लाई से। तो यदि मैं पैरेलल कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे कि मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास यहाँ पे कोई एसी सप्लाई वोल्टेज है V। इस एसी सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में मैंने कनेक्ट किया एक तो रजिस्टर R, और एक कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इंडक्टर L इन द पैरेलल। देन द टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट, वोल्टेज का फेजर कितना लेंगे? जीरो। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। ये करंट I रजिस्टर से कितना फ्लो करेगा? IR। और कैपेसिटर इंडक्टर से कितना फ्लो कर रहा है? IL फ्लो करेगा। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो अगर अपन इसकी एनालिसिस स्टार्ट करें तो क्या ले सकते हैं? ए पैरेलल सर्किट, consider a parallel circuit where resistor inductor are in parallel। we consider
we consider a parallel combination of we consider a parallel combination of we consider a parallel combination of resistor and inductor with an AC supply of potential V and frequency F से हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर के थ्रू करंट कौन सा फ्लो करेगा IR, और इंडक्टर के थ्रू कौन सा करंट फ्लो करेगा IL। नाउ करंट IR कहां से, थ्रू रजिस्टर, मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी V/R, और करंट IL थ्रू इंडक्टर कितना ऑब्टेन होगा V/JXL। XL की वैल्यू कितनी होती है J⍵L। अब यहाँ पे देखो आपके पास टोटल करंट कितना है I। नाउ नेट अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करेगा, नेट अमाउंट ऑफ करंट, इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा किस तरह से आपको रिमेंबर रखना है एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो। नेट अमाउंट ऑफ करंट I इक्वल्स टू IR प्लस IL। I कितना होगा, टोटल इंपीडेंस होगा V/Z, IR कितना होगा V/R, प्लस IL कितना है V/J⍵L। V से V कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1/Z कितना ऑब्टेंड हुआ, 1/Z इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/J⍵L। अब देखो यहाँ पे 1/Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस को अपन बोलते हैं एडमिटेंस। सो जब अपन सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं उस पर्टिकुलर केस में आपके पास नेट एडमिटेंस इम्पीडेंस आता है यहाँ पे। सो नेट एडमिटेंस कितना कैलकुलेट होगा, नेट एडमिटेंस कितना ऑब्टेंड हो गया आपका, नेट एडमिटेंस होता है Y इक्वल्स टू 1/Z इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/J⍵L। एडमिटेंस को जिस तरह से आप इम्पीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R प्लस JX से। R क्या है रियल वैल्यू, X क्या है इमेजिनरी वैल्यू, R रेजिस्टेंस, X रिएक्टेंस। उसी तरह से आप इम्पीडेंस को या एडमिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द G प्लस JB से। ये भी ध्यान रखना है। जहाँ पे Y क्या है आपका, Y आपको रिप्रेजेंट करता है एडमिटेंस को, Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एडमिटेंस को, G रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कंडक्टेंस को, और B किसको रिप्रेजेंट करता है ससेप्टेंस को। तो ससेप्टेंस क्या है, ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। तो यहाँ से अगर अपन बात करें इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/R माइनस का J/⍵L इक्वल हो जाएगा आपका G प्लस JB की फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका एडमिटेंस किसका, RL पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर यहाँ से RL पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास ऑब्टेन हो रहा है एडमिटेंस की वैल्यू को, तो इसका मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस RL की अगर हम बात करें तो इसका अपन मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इम्पीडेंस का किया था, कैलकुलेट किया था एडमिटेंस, या अपन बोल सकते हैं अगर इम्पीडेंस और एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं एडमिटेंस या रिएक्टेंस डायग्राम से, या मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा और एंगल भी ऑब्टेंड हो जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें एडमिटेंस की मैग्नीट्यूड की, एम्पलीट्यूड ऑफ एडमिटेंस कितना होगा,
मैग्नीट्यूड, जैसे इम्पीडेंस का कैलकुलेट किया था, मैग्नीट्यूड किसका, एडमिटेंस का, तो क्या हो जाएगा, रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस तरह से आपका इम्पीडेंस में करते हैं अपन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना ऑब्टेंड होगा आपका y इक्वल्स टू का मैग्नीट्यूड ऑब्टेंड होगा 1/r स्क्वायर प्लस नेगेटिव की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो 1/ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 1/ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आपका ऑब्टेंड हो जाएगा मैग्नीट्यूड की वैल्यू। और अगर अपन बात करें फेज एंगल की, फेज एंगल, तो फेज एंगल कितना ऑब्टेंड होगा यहाँ पे, फेज एंगल फाई, क्या होता है फेज एंगल फाई, tan इनवर्स एक्स अपॉन आर, मीन्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, वैल्यू पुट करो इमेजिनरी वैल्यू रियल वैल्यू की, तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी, tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू क्या है माइनस का 1/ओमेगा एल, रियल वैल्यू क्या है 1/r, तो आपके पास यहां से बेटा फाई एंगल ऑब्टेंड होगा tan इनवर्स नेगेटिव में r/ओमेगा एल। तो अगर इस तरह से अगर आपके पास फेज एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों ऑब्टेंड हो गया, तो आपको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है एडमिटेंस 1/r माइनस जे ओमेगा एल, वो पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड विथ एंगल की फॉर्म में। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विथ एंगल फाई, विथ एंगल फाई। तो ये हो जाता है इसका रिप्रेजेंटेशन किसका, आरएल सर्किट का, कि आरएल सर्किट अगर आपको पैरेलल में गिवन है, इफ द आरएल सर्किट इज गिवन इन द पैरेलल फॉर्म, इफ द आरएल सर्किट गिवन इन द पैरेलल, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है इन द टू पार्ट्स, तो आपने करंट का लिए आपने केसीएल अप्लाई करके नेट करंट ऑब्टेन करा, आफ्टर देन नेट करंट के बाद में हमें यहाँ पे ऑब्टेन क्या होगा, एडमिटेंस ऑब्टेंड होगा, एडमिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल अपन ने ऑब्टेंड करा। आफ्टर देन अब इसका ड्रॉ करना है हमें फेजर डायग्राम, वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट, 1 मिनट बेटा पहले इसको पूरा करूंगा मैं फेजर डायग्राम बना के। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नाउ स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ फेजर डायग्राम की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके फेजर डायग्राम की, फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने पास, वोल्टेज करंट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे पास इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में जब अपन बात ड्रॉ कर रहे थे, उस पर्टिकुलर केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट जितनी भी क्वांटिटीज थी, रजिस्टर इंडक्टर था, रजिस्टर कैपेसिटर था, तो करंट सेम फ्लो हो रहा था, तो हमने क्या लिया था, करंट को ऐसे रेफरेंस लिया था। यहाँ पे अपन वोल्टेज क्या है, दोनों के अक्रॉस सेम है, तो अपन लिखेंगे हेयर वोल्टेज अक्रॉस द बोथ क्वांटिटीज आर सेम, voltage across both quantity are same, voltage across both resistor and inductor same होगा, so we consider voltage ऐसे रेफरेंस, वोल्टेज को हम कंसीडर करेंगे ऐसे रेफरेंस। अगर वोल्टेज को ऐसे रेफरेंस ड्रॉ कर लिया तो अपन का फेजर डायग्राम किस तरह से ऑब्टेंड होता है, रियल क्वांटिटीज इमेजिनरी क्वांटिटीज। अब हम बात करें, सबसे पहले हमने वोल्टेज को ऐसे रेफरेंस ड्रॉ किया, तो हमने सबसे पहले रेफरेंस ड्रॉ करा वोल्टेज V, दिस इज माय वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज V। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे पास करंट जो है, वोल्टेज और करंट के बीच में रेफरेंस ड्रॉ करना है। यहाँ की अगर हम बात करें टोटल करंट्स के लिए, तो एक्सप्रेशन क्या ऑब्टेंड हो रहा था करंट का,
करंट का एक्सप्रेशन हो रहा था I इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, आई इक्वल टू आई आर प्लस आई एल। तो इस एक्सप्रेशन को अगर अपन सोल्व करें अनदर वे में तो अपन लिख सकते हैं V इक्वल टू, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार देख लेना, बच्चे मैक्सिमम छोड़ देते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर प्लस आई एल, इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, ये हो जाएगा आपका V बाहर निकल के 1/R प्लस 1/J एक्सएल, 1/R प्लस 1/J एक्सएल की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब आई को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई को रिप्रेजेंट करते हैं V विथ एडमिटेंस Y। ये भी तो एक्सप्रेशन है करंट का कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, वोल्टेज विथ मल्टीप्लाइड बाय द एडमिटेंस। बट यहाँ पे अपन देखते हैं कि मेरे को नेट करंट ऑब्टेन करना है, वोल्टेज को मैंने ले लिया रेफरेंस, अब मुझे क्या चाहिए टोटल करंट का एक्सप्रेशन, वो क्या है आई आर प्लस आई एल। अब बात करते हैं रजिस्टेंस के लिए, तो इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, और यहाँ पर आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो वोल्टेज से हाई ऑब्टेन होगी। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना ऑब्टेन हो रहा है, I इक्वल टू वी अपॉन आर। ये लो, ये मैंने करंट का फेजर ड्रॉ करा आई आर, करंट थ्रू द रजिस्टर। और रजिस्टर की केस में बात करें तो वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, तो बोथ आर ड्रॉ इन द सेम फेज। अब बात आती है इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की। अब नाउ इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर, इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर के केस में हमें पता है कि करंट लैग करता है विद द वोल्टेज। इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर, इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर करंट ऑलवेज लैग विद द वोल्टेज। अगर करंट वोल्टेज से लैग करेगा तो आपके पास करंट जाएगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ, लैगिंग में आई एल। कौन सा एक्सिस है ये, नेगेटिव रियल इमेजिनरी एक्सिस। ये लो, अगर हम बात करें यहाँ से मेरे पास आई एल ड्रॉ हो गया, आफ्टर देन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ऑब्टेन होगा, आई आर प्लस आई एल ऑब्टेन होगा हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ करंट आई, जो वोल्टेज से क्या करेगा किसी पर्टिकुलर एंगल फाई पर लैग कर रहा है। यहाँ देखो जो टोटल करंट है आई वो वोल्टेज की रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है फिर पर्टिकुलर एंगल फाई। दैट इज फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट्स क्लियर, that is from phasor diagram it's clear, current I, current I, current I in case of RL parallel combination, in case of RL parallel combination always lag, current always lag with angle phi, with angle phi। और ये फाई एंगल कितना होगा इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, इसका फाई एंगल कितना होगा ये मुझे ऑब्टेन करना है। तो इस फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें अगेन फ्रॉम द फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम देखो, फ्रॉम द फेजर डायग्राम अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फाई क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन कब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल किस तरह से फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस आई आर आई एल एंड आई, ये एंगल फाई। तो यहाँ पे हो गया ये तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। टेन फाई फ्रॉम द फेजर डायग्राम, टेन फाई इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर कितना है आई एल अपॉन बेस कितना है आई आर। आई एल की वैल्यू किस में आ रही थी, नेगेटिव की केस में, तो मतलब माइनस का 1/J ओमेगा एल, और ये कितना ऑब्टेंड हो रहा है 1/R। तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी, यहाँ पे फाई की वैल्यू आपके पास ऑब्टेंड हो जाएगी बेटा टेन इनवर्स
फाई की वैल्यू ऑब्टेंड होगी आपके पास टेन इनवर्स माइनस का आर अपॉन ओमेगा एल, माइनस का आर अपॉन ओमेगा एल। जे तो नेगेटिव एक्सिस को शो कर ही दिया है। इस तरह से आपका ये क्या ऑब्टेंड हो गया, फेजर डायग्राम। फ्रॉम द फेजर डायग्राम आपके पास जो फेज एंगल आया वो कितना ऑब्टेंड हो रहा है, फेज एंगल 5 + 10 इनवर्स ऑब्टेंड हो गया। नाउ अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, अगेन पावर फैक्टर ये हटा दो, अगेन पावर फैक्टर ऑब्टेंड करें, फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम अगर हम पावर फैक्टर पूछेगा, जो आपसे पैरामीटर पूछेगा एग्जाम में कि ये फाइंड करना है, उनके ही डेरिवेशन फाइंड करना है। अगर पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन पूछ ले तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, कोस फाई। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, आई आर। हाइपोटेनियस कितना है, आई, आई आर अपॉन आई। अब आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आई आर की वैल्यू वी अपॉन आर। आई जेड कितना है, वी अपॉन जेड। तो यहां से आपके पास ऑप्टेन कितना होगा, फाइव जेड अपॉन आर ऑप्टेंड होगा। जेड अपॉन आर अगर आपके पास ऑप्टेंड हो गया तो वैल्यूज पुट करो। जेड की वैल्यू कितनी थी, रूट जेड। जेड कितना है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, जेड आपके पास ऑप्टेंड हो रहा, कितना ऑप्टेंड हो रहा था, आर स्क्वायर प्लस, दोनों वैल्यूज है ऐड हो जाएगी तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन नेट वैल्यू कितनी है, आर। ये आपके पास ऑप्टेंड होगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला फ्रॉम द फेजर डायग्राम। चलो अब यहां तक हो गया। अब इसको अपन देखते हैं कि इसको क्या है प्रॉब्लम